कांग्रेस ने इससे वंचित किया था, लेकिन मोदी जी ने अधिकार आपको दे दिया है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी ये सभी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते थे। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जो मैं कह रहा था, भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। और मैं फिर कहने के लिए आया हूं, मात्र 24 दिन बचे हैं। 2 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो 2 मई तो टीएमसी के लोग सुन रहे होंगे, कान खोल करके सुन लेंगे। अब गुंडागिर्दी बंद कर दें, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें, जनता को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने दें। अन्यथा 2 मई के बाद ढूंढ ढूंढ करके निकाले जाओगे, कानून के शिकंजे में डाले जाओगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि 2 मई के बाद सोनार बांग्ला के सपने को साकार करना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार करना है। इसके लिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि दोसरा में बंगले होबे, एताचार सर्वोनाश, इबार बांग्ला सुदई हो, अनारोयन और विकास। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और 2 करोड़ 42 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं। आगे के बाद बंगाल के 80 लाख किसान को मिल पा रहे हैं। कारण साफ है, माटी के प्रति, मछुआरों के प्रति, किसानों के प्रति ममता दीदी के बदले कोई सहानुभूति नहीं। उनकी सहानुभूति तो उन लोगों के प्रति है जो गौ हत्या करते हैं, गौ हत्या करवाते हैं। ममता दीदी की सहानुभूति उनके साथ में है। ममता दीदी की सहानुभूति गौ पालकों के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, मछुआरों के साथ नहीं। अन्यथा भारत सरकार की योजनाओं का लाभ इन किसानों को देने का कार्य ममता दीदी जरूर करती है। मानव यहां का युवा दुनिया के अंदर जहां कहीं भी गया अपनी प्रतिभा का साथ लगाया। भारत का पहला नोबेल प्राइज बंगाल में देवी भारत को मिलता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, और यही बंगाल है जो भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान भी देता है, राष्ट्रगीत भी देता है। यहाँ की प्रतिभा का बहुत दुनिया मानी है, लेकिन आज यहाँ का युवा पूरा सिलिकॉन वैली भरी हुई है बंगाल के नौजवानों से। लेकिन बंगाल के अंदर पहले कम्युनिस्टों ने और फिर
उसकी सहानुभूति तो यहाँ के युवाओं के लिए, किसानों के लिए नहीं, यहाँ के गरीबों के लिए नहीं, ममता दीदी की सहानुभूति तो टीएमसी के मुद्दों के प्रति है जो इन योजनाओं को हड़प जाते हैं और यहाँ के मानुष को कुछ भी काम नहीं मिल पाता है। ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन हुआ है 10 वर्षों में? मैं पूछना चाहता हूँ ममता दीदी से कि ममता दीदी को बताओ 10 वर्ष पहले बंगाल के अंदर जिस परिवर्तन की बात आपने की थी वो परिवर्तन कहाँ पे है? क्यों नहीं इस परिवर्तन का लाभ बंगाल के नौजवानों को मिला, बंगाल के किसानों को मिला, बंगाल की बहन बेटियों माताओं को मिला, बंगाल के एक नागरिक को परिवर्तन का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? कारण साफ है, टीएमसी और एक घोटाले में टीएमसी का नाम आ जाता है। मैं देख रहा हूं बंगाल के अंदर जो हम बात करते हैं जेठानी शेखानी टीएमसी, शारदा टीएमसी, नर्मदा टीएमसी, चंचूरी टीएमसी, बिरदाल चूरी टीएमसी। भाइयों बहनों कहां तक लंबी निरस्त हम लोग इससे चालू है। केवल भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास का पैमाना तय करती है दीदी तो वो भतीजे तक सीमित रह जाती है, वो भतीजे से आगे बढ़ती नहीं है। भाइयों बहनों मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, आपको गुस्सा अगर इन गरीबों के हक को छीनने वाले भ्रष्टाचारियों पर आता तो बंगाल की जनता आपका काम न करेगी। आपका गुस्सा अगर उन बेगानों पर होता जो लोग यहाँ के गरीबों का छीन रहे हैं तो यहाँ बंगाल की जनता आपका अभिनंदन करती। आपका गुस्सा वो हत्यारों पर होता, बंगाल की जनता आपका अभिनंदन करती। मां दुर्गा, मां सरस्वती की पूजा में व्यवधान डालने वाले तत्वों पर आप गुस्सा होती तो बंगाल की जनता आपका अभिनंदन करती। लेकिन आपको गुस्सा होती है जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। राम तो हमारी आस्था के प्रतीक है, राम के बगैर हमारा कोई काम है ही नहीं। भारत के अंदर कहीं भी आप जाएंगे राम सनातन आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन राम के नाम से आपको चिढ़ है। और मैं बंगाल के भाजपा का अभिनंदन करता हूं कि बंगाल में जहां कहीं जाने का मैं दार्जिलिंग में था, मैं देख रहा था जब मैं पहाड़ियों में चल रहा था, जहां भी चलता था वहां की माताएं, वहां की बहनें, वहां की बेटियां, वहां के नौजवान, वहां का हर नागरिक, हर कोई ये पालन करता था जय श्री राम के साथ। ममता दीदी बोल जाती है हम जन्म लेते हैं राम का जय श्री राम कह करके जन्म लेते हैं और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम नाम सत्य है के साथ निकलती है। राम के बिना हमारा कोई काम होता ही नहीं। ये भारत की पहचान है और यही कारण है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भारत का आस्थाना जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं अभिनंदन करता हूं आप सबका, बंगाल के सभी नागरिकों का, जिन्होंने समर्पण निधि में अपना योगदान देकर के भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से कि ममता दीदी अगर गुस्सा आपका भ्रष्टाचारियों पर निकलता, तुष्टीकरण के पोषक तत्वों पर निकलता, मां दुर्गा की पूजा में व्यवधान डालने वाले तत्वों पर निकलता, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने वाले तत्वों पर निकलता और केंद्र
काम को बीच में टकारने वाले टीएमसी के भ्रष्टाचारियों पर निकलता तो बंगाल की जनता आपका अभिनंदन करती, लेकिन आप तो गुस्सा बंगाल के मानुष पर उतार रहे थे। पहले मुझे जैसे आप सुनना पसंद नहीं, दुर्गा पूजा पसंद नहीं, लेकिन भाइयों के वो चुनाव में ममता जी को चैत्री का पाठ करने का मजबूर कर दिया। ये है लोकतंत्र की बात। आप देखना 2 मई को टीवी भी जैसे जरूर बोले। आप लोग चाहते हैं टीवी जैसे का बोले? आप भी चाहते हैं? सभी लोग सहमत हैं? आप लोग थोड़ा जोर से बोल दीजिए जैसे आप लोग बोलिए। तो 2 मई के बाद टीवी को भी जैसे आप बोलना ही बोलना है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे ये यकीन है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। मोदी जी का विजन विकास का है, सुशासन का है। मोदी जी का विजन सबका साथ सबके विकास का है। यहां पर न जाति, न मत, न वजह, न क्षेत्र, न भाषा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। और यही कारण है आवाज सबको, आयुष्मान भारत की सुविधा सबको, राशन की सुविधा सबको, सुरक्षा सबको, रोजगार और नौकरी सबको। यूपी में हम लोगों ने 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ नौजवानों को भी पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। और ये दोनों नाम बंगाल के अंदर भी हो सकता था। हमने रिफॉर्म किया, हमने परफॉर्म किया, हमने वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के विरुद्ध ट्रांसफॉर्म भी किया, जिसके कारण 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी को, लेकिन आप सोच रहे होंगे मैं मास्क पहनकर क्यों आई हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की है कि ये मास्क बेहद जरूरी है। कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। और इसी अपील के साथ अब शुरुआत खबरों की करें तो कोरोना ने आप सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,26,789 केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 685 लोगों की मौत हो गई है। देश में कुल 1,29,28,574 केस अब तक सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने प्रदेश के जिला अधिकारियों को संक्रमण से रोकने के लिए लॉकडाउन का फैसला लेने के आदेश दिए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 ऐसे जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे शहर हम आपको बता दें जहां पर कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिला प्रशासन ने अब यहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ शामिल है। तस्वीरों में देखिए, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन ने अब नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया है। और इसी बीच कुछ और शहर भी हैं जहां पर संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा सकता है और इस तरह की खबरें सामने आ रही है, जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा शामिल बताए जा रहे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। नोएडा में नाइट कर्फ्यू को लेकर बड़ी बैठक जारी है। बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी किए जा सकते हैं। वहीं गाजियाबाद में शाम को नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी, क्योंकि यहां पर भी बैठक चल रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 4 जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है और 4 ऐसे हैं जहां पर अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि स्थिति क्या है। इसको लेकर लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। तो 4 ऐसे शहर हैं, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और आगरा, जहां पर लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर शायद यहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसको लेकर अधिकारी बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद यह तय होगा कि यहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा या फिर नहीं।
और लखनऊ में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में पाबंदी रहेगी और इसके लिए किस तरह की रणनीति बनाई गई है, देखिए डीएम अभिषेक प्रकाश ने क्या कहा। मेरे साथ लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। देर रात तक वो जगे हैं और लगातार उन्होंने रणनीति बनाई है। आइए उन्हीं से सीधे जानते हैं कि आखिर लखनऊ को लेकर के क्या तैयारियां हैं और लखनऊ में किस तरह के प्रतिबंध आज से लागू होने वाले हैं और विपरीत परिस्थितियों में जो आवश्यक सेवाएं हैं वो कैसे काम करेंगी। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आज से जो आप कर्फ्यू नाइट में लगा रहे हैं उसके नियम कानून क्या है और आम लोगों के लिए क्या निर्देश आपने दिए हैं? देखिए, 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कोरोना के संक्रमण के विस्तार को देखते हुए। सबसे पहला तो आज दिनांक 8 तारीख के रात्रि 9 से प्रातः 6 बजे तक ये रात्रि को निषेध रहेगा। लोगों का आवागमन या अन्य चीज़ें जो कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, ये प्रातः 6 बजे तक रहेगा प्रतिदिन, रात्रि 9 से 6 बजे तक, और ये 16 की सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रतिदिन रात्रि को। इसमें एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे दवाइयां हैं, दूध, फल, सब्जी, या मेडिकल सर्विसेज हैं या अन्य जो सुविधाएं होती हैं जो कि लोगों के लिए आवश्यक हैं, नगर निगम की, विद्युत विभाग की, ये सारी जारी रहेंगी। इसके अलावा जो लोग एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर उतर रहे हैं या उनको अनिवार्य रूप से कहीं रात्रि को जाना है तो उनके जो टिकट्स रहेंगे वो पास के रूप में अनुमन्य रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है कि 15 अप्रैल तक समस्त शैक्षणिक संस्थान, कॉलेजेस तक और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ये बंद रहेंगे। जहाँ पे एग्ज़ाम्स या आपको प्रैक्टिकल्स हैं वो कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल के अंतर्गत करा सकते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब मास्किंग को अनिवार्य किया गया है और अब हैवी इन्फोर्समेंट किया जाएगा पूरे लखनऊ के महानगर क्षेत्रों में। स्पेशली टीमें गठित की गई हैं इसके लिए। 110 वार्ड हैं जिसमें 110 टीमें फर्स्ट हाफ के लिए और 110 टीमें सेकेंड हाफ के लिए गठित की गई हैं। अलग से पुलिस और एलडीए की कंबाइंड टीमें 40 सचल दस्ते गठित किए गए हैं। एवं ये सख्त निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं रहे। मास्किंग अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है और सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल का सभी को अनिवार्य रूप से पालन भी करना है। जैसे मेरे साथ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आज से जो नाइट कर्फ्यू में लग रहा है उसमें आवश्यक जो चीज़ें हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी और कहीं पर किसी तरह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और इन्फोर्समेंट के लिए लगातार टीमों का गठन भी किया गया है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन लखनऊ से, मेरठ से उमेश हमारे साथ हैं, हिमांशु हमारे साथ आगरा से हैं और अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास ही चलते हैं। अलाउद्दीन, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब डीएम ने यह कह दिया है कि तमाम तरह के प्रिकॉशन लिए जाएंगे और यहां तक कि आज से नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो रहा है, और किस तरह के एहतियाती कदम इसको लेकर? देखिए, करीब 8 घंटे के बाद राजधानी लखनऊ में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी और जो कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे तक चलेगा। जो सबसे खास और अहम बात है कि आखिर एसेंशियल जो सर्विस हैं और तमाम जो सुचारू रूप से दिनचर्या चलती है उसको सरकार कैसे चलवाएगी, तो उसके लिए हाई पावर कमेटी बैठक अभी कोविड कंट्रोल रूम में खत्म हुई है, जिसमें पुलिस कमिश्नर के साथ साथ करीब जो 35% अधिकारी हैं राजधानी लखनऊ में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं उनको बुलाया गया था। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ एलडीए के तमाम अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल थे, क्योंकि सबसे अहम जो बात है वो है जमीनी स्तर पर इन्फोर्समेंट करना, क्योंकि इन्फोर्समेंट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में जैसा कि डीएम लखनऊ बता रहे थे कि सभी वार्ड के हिसाब से एक नोडल अधिकारी बनाया गया है, पुलिस को इन्फोर्समेंट के लिए लगाया गया जमीन पर। तो ऐसे में जो चीजें हैं उसको आम जनता को भी जब तक आज साथ नहीं करेगी तब तक पॉजिटिव चीजें निकल करके नहीं आएंगी। बिल्कुल, प्रशासन अपना काम कर रही है, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है लेकिन दिन के वक्त में भी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ मेरठ से उमेश भी जुड़े हुए हैं। उमेश, खबर यह भी आ रही है कि मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, लेकिन ये तो रात की बात हो गई। दिन के वक्त में किस तरह से लोगों को कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना बताया जाएगा, किस तरह की तैयारी इसको लेकर? जी हाँ, देखिए नीलू जी, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। डीएम इस बाबत मंत्रणा कर रहे हैं, कमिश्नर इस बाबत मंत्रणा कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। बहरहाल यहाँ पर अब व्यवस्थाएं और दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही हैं। मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट में ही खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से कोविड हेल्प डेस्क यहाँ पर शुरू हो गया है और जो भी व्यक्ति यहाँ दाखिल हो रहा है उसका टेम्परेचर यहाँ पर चेक किया जा रहा है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये
फार्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे बड़ा फार्मूला यही है कोविड से बचने का। और यहाँ पर हर आने जाने वाले का टेम्परेचर मापा जा रहा है, सैनिटाइजर यहाँ पर रखा हुआ है और बाकायदा रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से टेम्परेचर मापा जा रहा है। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो लोग हैं उन्हीं को अंदर दाखिल होने के लिए बिल्कुल, तो अनुमति दी जा रही है। प्रिकॉशन लेना शुरू हो गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि सहयोग करें। हिमांशु आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आगरा में भी स्थिति बहुत अच्छी रही है, नाइट कर्फ्यू की बात यहां पर भी हो रही है। किस तरह से दिन के वक्त में आप देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ कोविड का पालन कर रहे हैं और प्रशासन किस तरह से सतर्क है इसको लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ मरीजों की संख्या जो एक्टिव है वो 456 हो चुकी है और आज निश्चित रूप से 500 के पार चली जाएगी, क्योंकि हर दिन 70 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। रात में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है आज रात तक, और निश्चित रूप से कल रात से कर्फ्यू लागू हो सकता है, क्योंकि डीएम ने इसी बात के संकेत दिए हैं कि अगर 500 से ज़्यादा मरीज आते हैं तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। और रही बात दिन की, तो दिन में वही हाल है कि तमाम लोग जो मास्क लगाते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो मास्क जेब में रख करके चलती है या हाथ में लेकर के चलती है, और उनके पास तरह तरह के बहाने हैं। जब हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, आप देखिए जो लोग जाते हैं, तो ये देखिए रिक्शे से ये रिक्शा जा रहा है और देखिए ये इस पे बैठे लोगों ने भी मास्क नहीं लगाया। बिल्कुल, तो लोगों ने मास्क अपने पास जरूर रखा है लेकिन लगाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं और कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ अमित राणा भी गाजियाबाद से। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, कब तक ये डिसाइड हो जाएगा कि नाइट कर्फ्यू लगेगा, कब लगेगा और स्थिति किस तरह की गाजियाबाद में? नीलू, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे जी से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना ये था कि शाम 5 बजे तक वो इस स्थिति को क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सी गाइडलाइन के साथ नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा नीलू कि ये जो कोरोना की लड़ाई है, ये शासन और प्रशासन की नहीं है, ये आम जन की लड़ाई है। इसमें आम जन सहभागिता बेहद ही जरूरी है। लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो ऐसे बिल्कुल अमित, तो कहा जा सकता है ये जन भागीदारी है। 2020 में हमने देखा था सबने मिलकर